नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार। सुबह के 8 बजे के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। नेहरू के बाद पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है और इसी के साथ राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी समेत 72 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। देखिए, हर एक पेपर ने इस खबर को सबसे पहले छापा है। दैनिक जागरण की हम खबर दिखा रहे हैं, नेहरू के बाद मोदी की तीसरी पारी ये बहुत शानदार होने वाली, ऐसा कहा भी गया। तो 71 मंत्रियों के साथ में सबका साथ सबका विकास का संदेश दिया गया। पीएम समेत 31 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण कराई है। देखिए, इसके साथ आप जरा ये भी जान लीजिए कि मंत्रिपरिषद के साथ साथ क्षेत्रीय, जातीय और दलीय संतुलन का भी प्रयास देखने पर साफ तौर पर मिला है। स्मृति अनुराग समेत पिछली सरकार के 37 मंत्रियों को जगह नहीं दी गई है। तो फिलहाल देखिए, चारुल भी आपको खबर दिखा रही है, अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा है। नई उम्मीदों की शपथ, इसको यहाँ पर हेडलाइन के तौर पर छापा गया। बिल्कुल, देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली कल नरेंद्र मोदी ने। और सबसे अहम चीज़ है कि जिस तरह से, देखिए, अब से पहले सिर्फ नेहरू थे जिन्होंने 3 बार अपनी सरकार बैक टू बैक रिपीट की थी, यानी जीत की हैट्रिक लगाई थी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो तीसरी बार लगातार रिपीट हुई है। कल 72 सांसदों ने, देखिए, मंत्री पद की शपथ ली। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें 5 राज्य मंत्री रहे, 36 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। और इसी के साथ साथ पीएम के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आपको याद होगा, शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा की थी उन तमाम चेहरों के साथ जो शाम को शपथ लेने वाले हैं। 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी को निर्देश दिया था। कहा था कि जो भी पुराने काम है सबको निपटाना है, अब वक्त विश्लेषण का नहीं है, अब वक्त है काम पर जुट जाने का। ठीक है, इसी के साथ देखिए, आपको ये भी बता दें कि 72 संसदीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ और युवा नेताओं को स्थान दिया गया। राजनाथ सिंह की बात कर ली जाए, अमित शाह की बात कर ली जाए, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण जैसे, एस जयशंकर, हरदीप पुरी जैसे पिछली सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को बरकरार रखा गया है। लेकिन जरा ये भी जान लीजिए, जो पिछली बार सरकार में थे इस बार उनको मौका नहीं मिला। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिसमें से साफ तौर पर स्मृति ईरानी हो गई, अनुराग ठाकुर हो गए, नारायण राणे हो गए, परषोत्तम रूपाला समेत पिछली सरकार के 37 मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई है। हालांकि देखिए, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है, जातीय संतुलन का ध्यान रखा है। इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए ही नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। अब देखिए, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं चारुल कि यदि बात कर ली जाए एनसीपी की, अजित पवार गुट की, तो वहां पर उनको थोड़ी दिक्कतें हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हम राज्य मंत्री कैसे बने, पिछली बार हम मंत्री थे। तो थोड़ा सा अपनों को मनाने की कवायद भी यहाँ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि उनका ये भी कहना था कि भारी मन से अब शपथ ग्रहण समारोह में तो शामिल होंगे। लेकिन अगर ऐसी तल्खियां जो हैं वो आगे भी सामने आती रही तो विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी, ऐसे में स्थिति तब खराब हो सकती है अगर तमाम सहयोगी दल अपनी अपनी मांगों को लेकर आगे आ जाएंगे। तो फिर वो सामंजस्य जो बनना चाहिए वो आखिर कैसे नजर आएगा, और अगर नजर नहीं आएगा तो क्या वाकई सरकार जो है वो असमंजस की स्थिति में रहेगी। हालांकि यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से 400 पार का नारा रखा गया था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन एनडीए जो है वो जरूर सरकार में आ गया। लेकिन मोदी सरकार, अगर हम कहें तो बीजेपी जो है वो बहुमत में नहीं आ पाई, जिसकी वजह से कई जगह पर अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस बीच हम ये भी कह सकते हैं कि INDIA गठबंधन भी लगातार टेढ़ी निगाह जरूर रखेगा कि बिल्ली के भाग से छीका कब टूट जाए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पड़ोसी प्रथम के साथ इस बार नई समुद्री नीति पर नजर बनी हुई है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भी नई झलक देखने को मिली है। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित भारत के पड़ोसी देशों, हिंद महासागर क्षेत्र के शीर्ष नेताओं ने शिरकत की। विदेशी नेता राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए थे। तो पड़ोसी प्रथम के साथ इस बार नई समुद्री नीति पर भी नजर बनी होगी।
तो देखिए ये खबर हम दिखा रहे हैं, अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। पड़ोसी प्रथम के साथ इस बार नई समुद्री नीति जो है उसे तरजीह दी गई है, उस पर नज़र जो है वो रखी जा रही। सबसे अहम चीज़ है कि देखिए पहले ही दिन एक बड़ा बयान पीएम मोदी ने दिया, एक बड़ा कूटनीतिक संदेश जो है प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का दखल कम करने के लिए पड़ोसियों को साधने पर जोर दिया। देखिए चीन ने जिस तरह से हिंद महासागर में लगातार अपनी दखल दी है, और न सिर्फ हिंद महासागर बल्कि चीन जिस तरह से घेरने की कोशिश करता है भारत को, चाहे पाकिस्तान के जरिए हो या फिर अन्य मार्गों से, अरुणाचल से अगर वो घेरने की कोशिश करता है, तो इस पर पहले से ही जोर रहा है कि ऐसा ना हो पाए। और इसके लिए एक बड़ा कूटनीतिक संदेश कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अपने आसपास के पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध तो भारत हमेशा रखते ही आया है। और बड़ी बात यह भी है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि अन्य जो देश हैं वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ये कहीं ना कहीं चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, जो उसकी कूटनीति है, जो उसकी राजनीति है, उसको रोकने के लिए इन तमाम जो बड़े पड़ोसी जो राष्ट्र हैं इनको साथ लेते हुए आगे बढ़ने की कवायद शुरू कर चुका है भारत। और इसी को लेकर चीन को बहुत मायनों में ये बात अब समझ में आने लगी है। हालांकि आपको याद भी होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा यूं कह सकते हैं कि जब रिजल्ट नजदीक था लोकसभा चुनाव का, तभी चीन की जो सरकारी मीडिया है इसने इस बात के संकेत दे दिए थे कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और ये भी कह दिया था कि जो हमारे संबंध हैं उसको हम ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार समय समय पर यही कोशिश में रहता है कि चीन से बैठकर बातें निपटा के, यानी कि बातें करके तमाम समस्याओं का निपटारा हो सके। और अब कहीं ना कहीं देखा जाए चीन को इस बात को भी समझना अब बहुत ज़रूरी भी हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, नीट विवाद के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, छात्रों की आवाज बनने का संकल्प लिया है। इस खबर को कई प्रमुख अखबारों ने छापा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पेज नंबर 9 पर इसे जगह दी है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि एक ही परीक्षा केंद्र से 6 छात्र अधिकतम अंकों के साथ परीक्षा में टॉपर रहे, जबकि कई छात्रों को ऐसे अंक मिले जो तकनीकी रूप से संभव नहीं है। लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावनाओं से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा माफियाओं से निपटने के लिए एक मजबूत योजना बनाई है। तो देखिए, राहुल गांधी ने नीट परीक्षा के जो नतीजे आए और उसमें जिस तरह से कई सारे छात्र ऐसे थे जिन्हें फुल से भी ज़्यादा मार्क्स दिए गए, इस पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने देखिए ये कहा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी, राहुल स्लैम्स मोदी एमिट नीट रो। ठीक है, उसके अलावा तमाम बड़ी बातें भी कही गई हैं, जिस तरीके से चारों भी आपको बता रही थी कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हिट आउट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे ओवर द नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस रो, सेइंग द alleged irregularities in the examination have devastated more than the 24 lakh students even before takes oath for a new term in office। यानी कि 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस परीक्षा बैठे और प्रभावित भी हैं। और जो इस वक्त कार्यशैली चल रही थी वो कार्यशैली किसी भी तरीके से ठीक नहीं मानी जा सकती। हालांकि आपको बता दें कि पहले भी इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी मुखर नजर आए हैं। राहुल गांधी ये कहते भी नजर आए हैं कि जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद में डिस्कशन करना चाहिए, संसद में बात उठानी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त चल रहा है वो बच्चों के लिए या फिर छात्र छात्राओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए कल हमने ये भी देखा था कि यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया था, इसे लेकर दिल्ली में ये प्रदर्शन हुआ था। सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए इस पूरे मामले की, और जिस तरह से नतीजे आए हैं उनकी पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि कई जगह आपने देखा कि फुल मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर कई स्टूडेंट्स के आए हैं। ऐसे में कथित धांधली का आरोप यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है नीट परीक्षा में, और ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक पर अगर बात कर लें तो जिस तरह से योगी सरकार कहती आई है, मोदी सरकार कहती आई है बिल बनाने की बात, हालांकि उत्तर प्रदेश में तो बनाया भी गया, उनका कहना है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फिर आखिर ऐसे मामले लगातार सामने क्यों आ रहे हैं, क्यों पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे छात्रों पर एक बुरा असर पड़ता है जो कि तैयारियां करते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है जब वो घर आते हैं कि पेपर लीक हो चुका है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था पेपर लीक का, जब दरोगा भर्ती का जो पेपर था वो पहले ही लीक हो चुका था। जाहिर सी बात है उसमें कितनी सुसाइड की खबरें भी चारों लाइन थी जो हमने दिखाई भी थी, किस तरीके से पजिस्ट हो जाता है
जब इंसान तैयारी करता है, जब छात्र तैयारी करता है और पेपर लीक का मामला जब सामने आता है, और देखिए ये मामला जो किसी राज्यवार नहीं है, इससे पहले आपने देखा होगा चाहे वो राजस्थान का जिक्र कर लीजिए, वहाँ भी यही अमूमन स्थिति बनी हुई है। अब नीट का जो ताज़ा उदाहरण है, INDIA गठबंधन इस पूरे मामले को लेकर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बाकायदा इसके लिए एक टीम का गठन किया जाना चाहिए जो तत्परता से, जो गहराई से इस पूरे मामले की जांच कर सके। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने राज्य में सरकार बनाने के लिए तमाम बातें रखी हैं और इसी को लेकर मंत्री पद का प्रस्ताव ठुकराया। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। मीडिया को संबोधित करते हुए अजित पवार ने ये बात कही है, कहा कि हमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन प्रफुल्ल पटेल खुद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हमें खुशी है कि उन्होंने हमें सूचना दी, लेकिन उनके लिए ये पद लेना थोड़ा कठिन है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो गलत है कि कोई मतभेद नहीं है। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं, मुझे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए सूचना मिली है, लेकिन मैं पहले कैबिनेट मंत्री था, इसलिए मैंने इस ओहदे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। देखिए ये खबर जिसे प्रमुखता से छापा गया है, दरअसल कल ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रफुल्ल पटेल की जो नाराजगी है वो किस ओर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है, देखिए ये है वो खबर जिसे छापा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें क्लियर कहा गया है, अजित लेड एनसीपी रिजेक्ट्स ऑफर ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोस्ट। ये खबर देखिए, जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि जिसको लेकर पहले ही विपक्ष कहता रहा है कि क्या आपस में बातचीत हो पाएगी, क्या मतभेद जो हैं वो नहीं होंगे। अब यहाँ पर अजित पवार की ओर से जिस तरह से जो एनसीपी को लीड किया जाता है, उसमें प्रफुल्ल पटेल को जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पोस्ट ऑफर की गई, कैबिनेट ऑफर किया गया, उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले हम सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक तरह से डिमोशन होता है, तो फिर हम उसे क्यों एक्सेप्ट करें। हालांकि भारी मन से देखिए वो पहुंचे जरूर थे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता था कि स्थिति ऐसी बने कि लोगों को बात करने का मौका मिले या विपक्ष को तंज कसने का मौका मिले। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने साफ तौर पर कह दी है कि पहले कभी हम कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री क्यों रहे, तो इसको बतौर वो डिमोशन मान रहे हैं। हालांकि अभी भी उन्होंने ये भी कह दिया मीडिया के सामने कि एनसीपी पूरा सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि हम सपोर्ट पीछे ले लेंगे। लेकिन अब चूंकि जाति आधार की हम बात करें और क्षेत्रवार हम बात करें, तो समीकरणों को साधने की कोशिश तो बीजेपी ने जरूर की है, लेकिन अब कहीं ना कहीं तमाम चीजें आगे के लिए चुनौती न बन जाएं, इसका ख्याल भी रखना होगा। जैसे प्रफुल्ल पटेल अब खुलकर सामने आ गए हैं, साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया। उनका ये इनकार कई बातों को जन्म दे सकता है। हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि स्थितियां बिगड़े और बिगड़ने के बाद जो कंडीशन है वो कुछ और हो जाए। हालांकि यदि हम प्रदर्शन की बात करते हैं, एनसीपी के अजित गुट के प्रदर्शन की बात करते हैं, तो मात्र एक सीटें उनके पास आई है और इसको लेकर भी कंसीडर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए स्थिति वाकई ऐसी है और सबसे अहम चीज़ है कि वो सामंजस्य बनाना, वो कोऑर्डिनेशन बनाना हर किसी में एक अहम चीज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली यूपी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हुआ है। 9 लोगों को इस दौरान आतंकियों ने मार दिया है। इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत की खबर आई और ये खबर सामने आने के बाद देखिए ये बस जो है दरअसल शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी, तभी आतंकियों ने उस पर गोलीबारी कर दी। हमले के बाद बस खाई में जा गिरी और बस में लगभग 50 लोग मौजूद थे। बेहद दर्दनाक था ये पूरा हादसा जो है, और हादसे के ये घटनाक्रम ऐसा रहा जिसने हर किसी को झकझोर दिया। एक तरफ नई सरकार शपथ ले रही थी, तो दूसरी तरफ आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी इस बस को निशाना बनाया था। देखिए एनबीटी ने इस खबर को छापा है, हालांकि छोटी जगह है लेकिन खबर के मायने बहुत हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम को संदिग्ध आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस पर फायरिंग की। बस गहरी खाई में जा गिरी। 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई, 33 अन्य लोग घायल हुए। 53 सीटों वाली ये बस थी जो कि शिव खोड़ी मंदिर से कटरा की ओर जा रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। जो आतंकवादी थे वो मफलर पहन के आए थे और लगातार गोलीबारी की गई थी। इसी बीच ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस जो है गहरी खाई में जा गिरी। एक बार फिर से यूँ कह सकते हैं आतंकी जो है अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इनको रोकने की लगातार जो हमारे सेना है
वो प्रयासरत हैं। लेकिन ये खबर वाकई में बहुत दुखद खबर है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पूरी आतंकी घटना, देखिए एक तरफ नई सरकार शपथ ले रही थी तो दूसरी तरफ आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए सबसे पहले ये शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस को निशाना बनाया, चालक को गोली मारी, जिसके बाद संतुलन जो था वो पूरी तरह से बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी थी। इसके बाद 9 श्रद्धालुओं की इस दौरान मौत हुई है और बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। हालांकि इस पूरे मामले पर अमित शाह ने इसकी निंदा की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये लगातार आतंकी हमले जो हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं और आखिर ये पूरा मामला जिस तरह से रहा उसने कई सारे सवाल जो हैं एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबे क्लियर करना चाह रहे हैं कि घाटी में वो किस तरह से अभी भी उत्पात मचा रहे हैं। बिल्कुल, दहशत फैलाना उनका मकसद है और अपनी मौजूदगी व इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन समय समय पर आतंकवादियों के मंसूबे हम धराशायी करते हैं। लेकिन ये खबर बहुत चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहता है। इस बीच यदि आतंकी इस तरीके से दाखिल होते हैं और एक बस पर हमला करते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जरीबाम हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। पुलिस को लगा ये मनगढ़ंत मामला। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। मणिपुर के सीएम कार्यालय में पुलिस विभाग को 11 जून तक जरीबाग जिले में भड़की संदिग्ध उग्रवादी गतिविधियों को हिंसा के संबंध में दी गई कार्रवाई और क्या पर्याप्त कार्रवाई की गई है, इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। ये निर्देश 15 जनवरी को कार्यालय द्वारा पुलिस महानिदेशक को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करने, लगभग 200 सशस्त्र संदिग्ध उग्रवादियों के द्वारा उत्पन्न खतरों का जवाब देने के निर्देश के बाद आया है। बिल्कुल, देखिए मणिपुर का ये पूरा मामला है जिस पर सीएम बीरेन्द्र सिंह ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और देखिए जिस तरह से मणिपुर भी एक ऐसा राज्य है जो पिछले कुछ समय से कई सारे, आपको मणिपुर हिंसा याद होगी जिस तरह से उसे विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया था। ऐसे में अब जरीबाम में जो हिंसा हुई है इस पर मुख्यमंत्री ने तलब करके रिपोर्ट मांगी है और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी मांगी है, क्योंकि मणिपुर में कोई घटना हो या फिर बंगाल में घटना हो, विपक्ष उसे बहुत ज्यादा उठाने लगता है और ऐसे में ऐसी स्थिति जो है वो दोबारा से उत्पन्न ना हो पाए, इसलिए मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने पहले ही इस मामले में एक रिपोर्ट जो है वो पुलिस की ओर से मांगी है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कंगना घटना पर एसआईटी का गठन। किसान संगठन ने सीआईएसएफ महिला का समर्थन किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। मोहाली पुलिस ने कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा, 341 गलत तरीके से रोकने की सजा के तहत मामला दर्ज किया, जो दोनों ही जमानती अपराधी। इस घटना के बाद विभिन्न किसान समूहों ने कुलविंदर कौर के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। वे पूरी कहानी को उजागर करने के मामले में गहन और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल जो हैं वो उठे थे जिस दौरान सीआईएसएफ की ये जो महिला कांस्टेबल है इसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कंगना रनौत के बयान से सीआईएसएफ की ये जो कांस्टेबल है वो आहत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुरक्षा बल जिन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है वो इस तरह का कृत्य कर लें। यहाँ सोचना देखिए और भी भयंकर हो जाता है। ये चीज़, ये बात कल्पना से परे है कि सीआईएसएफ के ये जो जवान हैं इन्हें अभी नई संसद की सुरक्षा भी दी गई है। अब ऐसे में अगर वो किसी भी बयान से आहत होते हैं, किसी भी सांसद के किसी बयान से आहत होते हैं, तो क्या वो उठाकर बंदूक चला देंगे? अगर किसी भी बयान से आहत होते हैं, इसने कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर दिए। यानी रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो आखिर क्या होगा? आर्टिकल 33 में आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स है उनका जिक्र किया गया है और ये स्पष्ट है कि पार्लियामेंट जब चाहे
में आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कट ऑफ कर सकते हैं, उन्हें लिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हम फिलहाल देख रहे हैं। और देखिए, भारत देश, आपको याद होगा कि अब से पहले कई सारे आपको याद होगा इंदिरा गांधी का वाकया, उन्हें मारने वाले उनके सुरक्षा बल थे। यहां तक कि बेनजीर भुट्टो का मामला आपको याद होगा, मारने वाले उन्हीं के सुरक्षा बल थे। तो यहां पर कई सारे सवाल उठने लगते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस को यह हक नहीं होता है कि वो इस तरह का कृत्य करें। आर्म्ड फोर्सेस क्या, किसी को भी ये हक नहीं होता कि आप किसी भी तरह की हिंसा घटना को अंजाम दे पाएं। जबकि यदि हम आर्म्ड फोर्स का जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी ट्रेनिंग उस लेवल की होती है कि वह इस तरह की घटना को करने के बाद, यानी कि हाथ पैर चलाने के बारे में भी 2 से 3 बार सोचते हैं। उनका माइंड इस तरीके से सेट किया जाता है। यदि हम कुलविंदर का जिक्र बार बार इसलिए भी कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि उनकी माताजी बैठी हुई थी धरने पर, कंगना रनौत ने उस वक्त ऐसा बयान दिया, तो अपनी बात वो कह सकती थी और अपनी बात को आसानी से, आराम से कंगना के सामने रख सकती थी यदि वो चाहती। लेकिन उन्होंने इस तरह की क्रिया को अंजाम देकर कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म दे दिया है। यानी कि एक कह सकते हैं हरकत ने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे चीज़ों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब देखिए, इस पूरे मामले को राजनीति अब गहराती जा रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि गठन तो यहाँ पर एसआईटी का कर दिया गया है, लेकिन अब किस तरीके से, किस एंगल पर जांच की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार चाहती है कि एलजी जल संकट से निपटने में कदम उठाए। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। दिल्ली सरकार ने कल राजधानी में मौजूदा जल स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना से एक आपातकालीन बैठक की मांग की, जिसमें कहा गया कि अगर हरियाणा शहर को 1050 क्यूसेक पानी नहीं देता है तो शहर में अगले 1 से 2 दिनों में बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। यह घटनाक्रम तब हुआ जब दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार को 993.44 मिलियन गैलन प्रतिदिन यानी MGD पानी का उपचार किया, जो कि 1000 MGD के अपने लक्षित जल उत्पादन से कम है, जैसा कि जल उपयोगिता द्वारा जारी एक बुलेटिन में कहा गया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर दिल्ली को पर्याप्त पानी ना छोड़ने का आरोप लगाया है और ऐसा दावा जिसे पड़ोसी राज्य ने नकार दिया। देखिए, गवर्नमेंट वांट्स एलजी टू स्टेप इन ओवर लूमिंग वाटर क्राइसिस। तो फिलहाल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब साफ तौर पर एलजी के पाले में बॉल भी जा गई है कि गवर्नमेंट चाहता है कि एलजी सभी राज्यों से समावेश करे और इनको लेकर कहीं ना कोई एक निर्णय निकाला जाए, एक डिसीजन किया जाए कि आखिरकार कि तमाम राज्य जो हैं ये मेक श्योर हो कि 1 महीने तक पानी मुयस्सर करवाएं। हालांकि हरियाणा सरकार का अपना दावा है। हरियाणा ये कहता है कि अभी हमारा बुवाई का वक्त शुरू हो रहा है, जितना आपके हक का पानी है वो तो हम आपको मुहैया करा ही रहे हैं। इसके आगे अब दबाव कहीं ना कहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 1 महीना पानी आप उनको दीजिए। ना सिर्फ हरियाणा की बात की गई, यहाँ पे हिमाचल को भी कहा गया। हिमाचल पहले से भी अग्री था कि हम पानी दे देंगे। यहाँ पर अब हरियाणा जो है वो पहले भी आरोप लगा रहा था कि पानी तो आपको समय समय पर दिया जा रहा है, लेकिन रखरखाव का अभाव है। इस रखरखाव को आप ठीक करिए, क्योंकि जब रखरखाव ही ठीक नहीं होगा, चाहे कितना भी पानी हम आपको दे दें, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही होगी। यहाँ पर दिल्ली सरकार को ये समझना होगा। बिल्कुल, देखिए, बहुत कुछ समझना होगा ताकि आम जनमानस का उत्थान हो सके और फिलहाल जो समस्याएं उन पर आ रही हैं उन्हें रोका जा सके। आगे भी सुर्खियां अखबार की हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जेईई के नतीजे आए सामने। वेद लाहौटी देश भर में अव्वल रहा। जेईई के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक अंक इसे माना जा रहा है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। जेईई एडवांस्ड के नतीजे घोषित हुए, जिसमें आईआईटी दिल्ली जोन के वेद लाहौटी ने 360 में से 355 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस बार परीक्षा आयोजित करने वाले आईआईटी मद्रास के अनुसार आईआईटी बॉम्बे जोन की द्विजा धर्मेश कुमार पटेल को 360 में से 322 अंक मिले। वह छात्राओं में शीर्ष स्थान पर रही। वह देश भर में 7वें स्थान पर रही। तो देखिए, जेईई की जिस दौरान
नतीजे घोषित हुए उसमें वेद जो हैं यानी वेद लोहाटी ने देश भर में टॉप किया है, अव्वल रहे हैं। जेईई के इतिहास में अब तक के सर्वाधिक अंक जो हैं वो वेद ने प्राप्त किए, यानी 360 में से 355 अंक वेद को मिले हैं। सर्वाधिक परसेंटेज स्कोर के साथ एक नया इतिहास जो है वो रच गया है। 360 अंक का ये परीक्षा होती है जिसमें से 355 वेद को मिले हैं, जो कि एक इतिहास आने वाले टाइम के लिए भी रच गया है वेद की ओर से। और इसी के साथ साथ देखिए वेद के बाद आदित्य बंसल और भोगलपल्ली संदेश और द्विजा पटेल ने इस मामले में या कहा जा सकता है कि टॉप 4 पर वो रहे हैं। और बेटियां भी देखिए पीछे नहीं हैं, बेटियों ने भी परचम लहराया है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले साल की हम बात करें, पिछले वर्ष उच्चतम अंक थे 352। लड़कियों के वर्ग में आईआईटी बॉम्बे जोन से द्विजा धर्मेश कुमार पटेल ने 360 में से 332 अंक हासिल किए, शीर्ष में जगह बनाई। उनकी ऑल इंडिया कॉमन रैंक जो रही वो 7वीं रही। कॉमन रैंक में टॉप 10 में आईआईटी दिल्ली के जोन में आदित्य ने 360 अंकों में 346 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। जेईई एडवांस की परीक्षा का जिम्मा इस बार आईआईटी मद्रास को सौंपा गया था और इसी के साथ आईआईटी मद्रास के मुताबिक इस परीक्षा के लिए वैसे तो 2.5 लाख छात्रों ने क्वालिफाई किया था, लेकिन परीक्षा के लिए 1.86 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जबकि परीक्षा में 1.80 लाख छात्र ही इसमें शामिल हुए थे। फिलहाल देखिए जो रिजल्ट रहा पिछले साल के मुताबिक बहुत अच्छा रहा और इस खबर को हर एक पेपर ने फ्रंट पेज पर जगह दी। बिल्कुल, शीर्ष 10 समेत ओवरऑल में आईआईटी मद्रास जोन का दबदबा देखने को मिला है। और देखिए 100 में बॉम्बे जोन के 30, दिल्ली जोन के 29 और मद्रास जोन के 25 छात्र शामिल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वेद ने आने वाले छात्रों के लिए एक ऐसा माइलस्टोन रख दिया है कि उन्हें यानी 355 तो स्कोर करना ही होगा वेद के इक्वल आने के लिए, या फिर उसे टॉप करने के लिए 356 तक का स्कोर सेट करना ही होगा। 360 नंबर की ये परीक्षा थी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नीट यूजी परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के परिणाम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अब एनएसयूआई ने भी नीट यूजी की परीक्षा और परिणाम में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षा परिणाम रिवाइज करने की मांग की है। तो आईआईटी में दखल के लिए काउंसलिंग में एक चरण में कम हुए। अब आपको बता दें कि साप्ताह पैसा खबर को जगह दी गई। बिल्कुल, देखिए इसे लेकर प्रदर्शन भी कल दिल्ली में किया गया, जिस तरह हमने पहले भी बताया, क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि परीक्षा का जो पैटर्न रहा है उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और इसे लेकर देखिए एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया गया। सबसे अहम चीज़ है कि परीक्षा से जुड़े मुद्दों की पुनर्समीक्षा और शिकायतों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग यहां पर एनएसयूआई की ओर से की गई, जिस दौरान दिल्ली में वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और यहां पर देखिए सबसे अहम चीज़ है कि उन्होंने कहा कि एक कथित धांधली जो हुई है अब इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें जब अनियमितताएँ पाई जाती हैं तो उनका कहा जा सकता है कि जो एक मोटिवेशनल स्किल्स होते हैं या ये सब कुछ जो टूटता है उसका एक छात्र के मेंटल स्टेट पर जो सीधा असर पड़ता है वो ऐसा ना पड़े, इसके लिए ये प्रदर्शन जो है वो एनएसयूआई की ओर से किया गया। हालांकि प्रदर्शन का जिक्र किया जाए तो एनएसयूआई ही एक यूथ विंग है कह सकते हैं कांग्रेस की, और लगातार ये प्रदर्शन जो है उनकी ओर से देखा जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर बहुत गरमाए हुए हैं और पूरा मामला अब गरमाने की कोशिश में है। खुद राहुल गांधी भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सघनता से जांच की जानी चाहिए। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ठीक उन्हीं की तस्वीरें हैं, चूँकि एनएसयूआई जो है उन्हीं का एक विंग है जो चाहता है कि इस पूरे मामले की प्रॉपर जांच हो। अब देखना ये होगा कि कमेटी का गठन करने की मांग की जा रही है, क्या इस पर चर्चा होगी, क्या इस पर बात बन पाएगी या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात हो जाएगी किस तरीके से वाणिज्य मंत्रालय की हम बात करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय बजट में स्टार्टअप के लिए मांग सकता है ज्यादा राशि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। देश में 1.17 लाख से ज्यादा सरकारी पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं। वो आयकर और अन्य लाभ के लिए पात्र हैं। इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 12.42 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां दी हैं।
मंत्रालय द्वारा डीप टेक स्टार्टअप के लिए एक समर्पित नीति प्रस्तावित करने की उम्मीद है। डीप टेक्नोलॉजी का मतलब उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं पर आधारित नवाचारों से है। अपनी प्रकृति के कारण उनमें भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को हल करने की क्षमता है। तो फिलहाल ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, देखिए जरा इसको। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। वाणिज्य मंत्रालय बजट में स्टार्टअप के लिए मांग सकता है ज्यादा राशि। अब जरा इस खबर को समझिए, किस तरीके से 945 करोड़ की धनराशि के साथ घोषित सीड फंड योजना 2025 में समाप्त हो जाएगी। वित्त मंत्रालय इसी की तर्ज पर चाहता है कि योजना प्रस्तावित करने पर आगे विचार किया जाए। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार के द्वारा घोषित आगामी बजट में स्टार्टअप के लिए अधिक धनराशि की मांग की गई, जो कि मेक इन इंडिया का सपना कैसे साकार होगा जब स्टार्टअप को हम प्रमुखता से नहीं उसको तरजीह दी जाएगी, और यही एक बड़ी बात की गई है। तो नई सरकार 2024-25 के लिए जुलाई में बजट पेश किया जा सकता है। अप्रैल 2021 में 945 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ घोषित सीड फंड योजना 2025 में समाप्त हो जाएगी। अच्छा, सीड फंड योजना का उद्देश्य क्या होता है, जरा ये भी जान लीजिए। स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पादन परीक्षण, बाजार में प्रवेश, व्यवसायीकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करना था। और इस निधि को भारत में इनक्यूबेटर्स के माध्यम से पाथ स्टार्टर्स की शुरुआत करना चाहिए। देखिए, इसको लेकर ये लगातार कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया का जो सपना होता है, छोटे छोटे जो उद्यमी होते हैं उनको जितना ज़्यादा आप उद्यम मयसर करवा पाएंगे, मुहैया कर पाएंगे, इसी से जो देश है विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इसी के अलावा वाणिज्य मंत्रालय वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि स्टार्टअप में ज़्यादा से ज़्यादा अब इन्वेस्ट करने की ज़रूरत आ गई है कि छोटे उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि आगे फ़ायदा देश को हो सके। बिल्कुल, देखिए स्टार्टअप योजना के लिए आपको याद होगा कि किस तरह से मोदी सरकार ने भी प्राथमिकताएं जो हैं वो दिखाई थी और कहा था कि अगर कोई स्टार्टअप करता है तो सरकार की ओर से भी उसे मदद दी जाएगी ताकि देश को सशक्त बनाया जा सके। ऐसे में कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो शुरू भी किए गए थे और उसको लेकर समय समय पर आप देखते हैं कि स्टार्टअप योजनाएं जो हैं वो बनाई जाती हैं, जिनके बारे में जो जिला प्रशासन है वो तमाम जानकारियाँ देता है, मदद भी मुहैया कराया जाता है ताकि सशक्त जो है वो एक दूसरे को बनाया जा सके। वहीं देश में 1.17 लाख से ज्यादा सरकारी पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं, जिस तरह हमने जिक्र भी किया, क्योंकि इसके लिए सरकार भी मदद करती है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया था, नौकरी लेने वाले से ज्यादा जरूरी है नौकरी देने वाले बने, और इसीलिए कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें खोला गया था। अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स जो हैं वो खोले गए थे। आयकर और अन्य लाभ के लिए ये स्टार्टअप्स जो हैं वो पात्र बनते हैं। इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 12.42 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां दी गई हैं। तो जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि स्टार्टअप्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि, और हमने जिक्र भी किया, कोट भी किया कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से कहा था कि नौकरी देने वाले बनिए, और इसी तरह के लिए और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप्स का आयोजन कहा जा सकता है या स्टार्टअप्स को बनाया गया था। और डीप टेक स्टार्टअप की उम्मीद जताई गई है। डीप टेक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि उन्नत वैज्ञानिक तकनीकी सफलताओं पर अपने नवाचारों से अपनी प्रकृति के कारण उनमें भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को हल करने की क्षमता होती है। और यही एक बड़ी वजह है कि वाणिज्य मंत्रालय इस बार के बजट में ये कोशिश करेगा कि स्टार्टअप को लेकर और प्रमुखता से इसको खड़ा किया जाए, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा धनराशि इस बार बजट में मांगी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। रुपए के पूर्ण परिवर्तनीय पर आरबीआई की नजर होगी। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से 30वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है। केंद्रीय बैंक रुपए को पूर्ण परिवर्तित करने की योजना तैयार कर रहा है, उसी के साथ एजेंडे को अब टालना नहीं चाहता। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर आरबीआई की नजर किस तरीके से बनी हुई है, और इसी को लेकर अब इस खबर को ज्यादा जगह दी गई है। देखिए, केंद्रीय बैंक ने 10 वर्षों का एक एजेंडा तैयार किया गया है। इस एजेंडे के तहत क्या है, प्रवासी भारतीयों को रुपए में लेन देन में प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो फायदे क्या होंगे इस एजेंडे से, जरा ये भी जान लीजिए। भारतीय रुपए को विदेश भेजने में या फिर विदेशी मुद्राओं को देश में लाने के लिए किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरी मुद्राओं के सापेक्ष रुपये की कीमत बाजार के तत्व तय करेंगे। रुपए को मजबूत करने, इसे कमजोर होने से बचाने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि आर्थिक उदारीकरण के बाद ये नई चर्चा शुरू कर दी गई है। तो इसको लेकर आरबीआई जो है अपनी पैनी नजर
लगाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि आरबीआई ने कई सारी चीज़ें तो कही थी और ये सरकार का भी था कि पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर आपको बनना है, यानी आपको बहुत सारी चीज़ों में खास ख्याल रखना होगा। और इसको लेकर देखिए मोदी सरकार ने भी अपनी प्राथमिकताएं जो हैं वो लगातार बताई हैं। हालांकि ये एक प्रॉपर रोड मैप के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ समय से जिस तरह से अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत की है, कई सारे देशों को पछाड़ दिया है। ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश जिन्हें एक वक्त पे कहा जाता था कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सशक्त हैं, उन देशों को भी भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ दिया। हालांकि अब भी सवाल ये उठते हैं कि क्या हम इतनी जल्दी, यानी इस टर्म में मोदी सरकार के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इसे लेकर सवाल जहां उठते हैं, वहीं इसको लेकर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है बल्कि सोल्यूशन के साथ भी मोदी सरकार जाती है और ये बताती है कि रोड मैप क्या रहने वाला है। हालांकि 2047 तक ये कहा जाता है कि भारत पूरी तरह से एक विकसित देश बन जाएगा, क्योंकि अभी भारत डेवलपिंग नेशन में है, डेवलप्ड नेशन नहीं है। लेकिन 2047 तक का एक टारगेट जो है वो भारत सरकार की ओर से रखा गया है, भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का। देखिए, कोई भी प्लान हवा हवाई नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, उन प्लान्स पे काम किया जाता है, एक बड़ा यानी कि दूरदर्शी सोच रखी जाती है, उसी के मुताबिक आगे बढ़े जाते हैं, आगे काम किए जाते हैं। इस बीच आपको बता दें कि 10 सालों के अंदर 4 क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। ये आप जान लीजिए, आरबीआई ने अगले 10 सालों के दौरान रुपए की पूर्ण परिवर्तना के लिए 4 जगह काम किया है, जिसमें से लेन देन के लिए रुपए उपलब्ध कराना होगा। भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए भी बैंक खाते की उपलब्धता को बढ़ाना होगा। इसके अलावा तीसरा होगा एनआरआई जमा खातों में ब्याज देने को लेकर नई व्यवस्था करनी होगी। चौथा होगा, इस बारे में आरबीआई ने स्पष्ट तो फिलहाल नहीं किया, लेकिन माना यह जा रहा है कि एनआरआई के इन खातों पर अर्जित ब्याजों को विदेशों में ट्रांसफर करने की पूरी छूट दी जाए। चौथा होगा, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं उन्हें भारतीय ब्रांडों को विदेशों में रुपए में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि जो विदेशी मुद्रा है हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, जिससे कि आगे के जो विकास के पथ हैं वो खोले जा सके। इसीलिए 10 साल का जो रोड मैप है, न सिर्फ आपको बता दें कि सरकार तय कर रखी हुई है, बल्कि आरबीआई भी बिल्कुल स्पष्ट है इस पूरे मामले को लेकर। तो अगले 10 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए के लेन देन को बढ़ावा देने की प्राथमिकता इसको रखी जाएगी, इसको स्वीकारा जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब बात होगी क्रिकेट की। हारे मैच को जीता भारत और ये ताकत सबको भारत ने दिखा दी। T20 वर्ल्ड कप में मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत हासिल की। ऋषभ पंत की जुझारू पारी के बाद जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप के ग्रुप ए के बारिश से बाधित एक लो स्कोरिंग मैच में शानदार वापसी की। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त साफ नजर आ रही होंगी आपको, किस तरीके से भारत ने शानदार जीत गई। हालांकि देखिए, बहुत लो स्कोरिंग ये मैच रहा था और इस लो स्कोरिंग मैच में भारत ने कमाल करके दिखा दिया। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। देखिए, बुमराह के सामने कांपे पाकिस्तान के बल्लेबाज, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेइंग 11 में बदलाव किया गया था पाकिस्तान की ओर से, उस प्लेइंग 11 का बदलाव भी हम कह सकते हैं कहीं कोई काम नहीं आया। और उसके ऊपर से देखा जाए, जो लगातार भारत जीतता हुआ आ रहा है, कहीं ना कहीं भारत ने अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था, जिसका असर ये रहा कि शानदार मैच देखने के लिए मिला। फिलहाल आपको बताते हैं किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। जसप्रीत ने 3 विकेट चटकाए थे। विकेट कीपर ऋषभ पंत ने खेली थी 42 रन की पारी भी उपयोगी कहीं ना कहीं साबित हुई। तो फिलहाल देखिए, भारत ने विश्व कप के मुकाबले पाकिस्तान टीम को धूल चटा दी। बेहद रोमांचक मुकाबला था। लेकिन देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर आप जरा समझिए कि पाकिस्तान जो हमेशा से, यदि हम विश्व कप का जिक्र करते हैं, भारत से हारता आ रहा है और यही इतिहास को भारत ने बना के रखा है। और देखिए, ये रोमांचक मुकाबला इसलिए था क्योंकि बहुत लो स्कोर जो था टीम इंडिया ने खड़ा किया था, उस स्कोर को चेस करना था पाकिस्तान ने। हालांकि पाकिस्तान की ये कह सकते हैं कमजोरी हमेशा रही है कि जब भी उसको कोई भी
कह सकते हैं कि जब भी भारत के साथ मुकाबला होता है तो अपने आप को पाकिस्तान जो होता है बड़े ही दबाव में महसूस करता है, और यही इसकी बानगी होती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बैकफुट पर नजर आता है, क्योंकि हर तरफ आप देखेंगे किस तरीके से लगातार चेस जो किया जाता है टीम इंडिया को किया जाता है। इस बीच अब आप देखिए किस तरीके से जो अमेरिका को हराया था, अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया था, मनोबल तो पहले से ही डाउन था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के मैच का जिक्र आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीजें अपने आप ही भारत के पाले में आ जाती हैं। इसी को लेकर अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि भारत को भी अपनी स्ट्रेटजी में आगे बदलाव करना होगा, क्योंकि ये जो तरीका है, ये तरीका खेलने का है, वो आगे नहीं चल सकता, क्योंकि इसके बाद अभी आप देखिए तमाम जो धुआंधार बल्लेबाज है उनसे सामना करना पड़ेगा। ये कम स्कोरिंग जो है वो चल नहीं पाएगी। चलो बिल्कुल, कल देखिए जिस तरह से मैच रहा है तो ये कहा भी गया कि देखिए मोदी है तो मुमकिन है, लोग ऐसे स्टेटस भी लगा रहे थे, क्योंकि एक तरफ नई सरकार शपथ ले रही थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को पस्त किया गया था। और T20 मैच में हमने देखा कि बहुत कम स्कोर था। शुरुआत में विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए थे उसके बाद से ये लग रहा था, उसके बाद रोहित शर्मा आउट होते हैं और उस दौरान ये लगने लगता है कि क्या भारतीय टीम जो है वो डगमगाने लगी है, क्या भारतीय टीम आज जीत हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से देखिए सबसे पहले पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के मैच में सबसे पहले जब उनके कैप्टन बाबर आजम आउट हो जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि भारत को उम्मीदें तभी से लग गई थी कि शायद आज इस मैच में जीत हासिल की जा सकती है, क्योंकि भारत की ओर से तो एक बहुत कम स्कोर खड़ा किया ही गया था, लेकिन अगर पाकिस्तान उस कम स्कोर को भी चेज ना कर पाता तो जीत सुनिश्चित थी। लेकिन ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कमाल कर दिया, उसने कई सारे एग्जाम्पल्स तो सेट कर ही दिए हैं आने वाले समय के लिए भी कि किस तरह से एक हारे हुए मैच को भी जीता जा सकता है अगर सही स्ट्रैटेजी से काम किया जा सके। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि लगातार जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका मनोबल हाई है, और आगे ये भी कहा जा रहा था कि क्या प्लेइंग 11 में बदलाव आगे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो टीम इंडिया का प्रदर्शन है इस वक्त बड़ा शानदार चल रहा है, और यदि हम पिच की बात करते तो पिच भी मिली जुली हमको दिखाई दी। इसका फायदा पाकिस्तान जरूर उठा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाया, पाकिस्तान की एक ना चल पाई। तो फिलहाल रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और टीम की जीत हुई, जो कि टीम इंडिया ने बहुत शानदार पारी खेलती नजर आई। ऋषभ पंत की जुझारू पारी के बाद जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप के ग्रुप ए के बारिश से बाधित एक लो स्कोरिंग मैच में जोरदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 6 रनों से हरा दिया। और जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि एक वक्त ऐसा था जब ये लगने लगा था कि शायद ये मैच आज हाथ से निकल जाएगा, पाकिस्तान आसानी से इस मैच को जीत जाएगा और की जीत का प्रतिशत 92% तक चला गया था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी के 6 ओवर में दमदार वापसी की और एक रोमांचक मैच में टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारत से मिले मात्र 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की धारदार गेंदबाजी के सामने 7 विकेट पर 113 रन ही बना सकी। अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने भी एक एक विकेट चटकाया। मोहम्मद सिराज ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तो फिलहाल देखिए जिस तरीके से टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन है, और यदि कहा जाए पाकिस्तान को थोड़े चीज़ों में बदलाव करना होगा, रणनीति में बदलाव करना होगा, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत जल्द ही दबाव में आ जाती है और ये दबाव जो है बहुत जल्दी भारत भाप जाता है। ये एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ है जब भारत पाकिस्तान से हारा हो, और यही सबसे बड़ी वजह होती है पाकिस्तान का मनोबल हमेशा से। जब स्पेशली हम विश्व कप की बात करते हैं तो उसमें भारत का जो मनोबल होता है वो हमेशा हाई दिखाई देता है। इसी के अलावा देखा जाए, चूंकि हम लगातार जिक्र इस बात पे भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से लो स्कोरिंग का मैच था, लो स्कोरिंग मैच में क्या आगे भी यही स्थितियां रहेंगी तो क्या टीम इंडिया के लिए मुफीद रहेगा? तो यकीन मानिए ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान था जो बहुत जल्द दबाव में आ जाता है। लेकिन आगे जिन जिन टीमों के साथ मैच होना है, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर देते हैं, न्यूजीलैंड का जिक्र कर लेते हैं, तो ये तमाम टीमें इतनी शानदार खेलने वाली होती हैं कि वह लो स्कोरिंग मैच को, यूँ कह सकते दबाव को अपनी
एडवांटेज बना लेती हैं और इसी को लेकर वो इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ती हैं और यही एक बड़ी वजह हो जाती है कि टीम इंडिया को अब आगे अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूएफसी में जीतने वाली पहली भारतीय बनी है यूपी की पूजा तोमर। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। पूजा तोमर ने यूएफसी 2024 में ब्राजील की रियान डॉस सैंटोस को हराकर अल्टीमेट फाइनल जो फाइटिंग चैंपियनशिप है यूएफसी में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली पूजा ने पिछले साल ही यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। देखिए, भारतीय खिलाड़ियों की बात कर ले तो यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय खिलाड़ियों ने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की रहने वाली पूजा तोमर ने यूएफसी में जिस तरह से कमाल किया है फाइटिंग चैंपियनशिप में, उसने कई तरह से कहा जा सकता है कि एक अच्छा नाम जो है वो प्रदेश का कर दिया। और एक बहुत अच्छा होता है जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को प्रेजेंट करते हैं, और खासकर ऐसे में जब आप ये देखते हैं कि आप किसी प्रदेश से आते हैं और उसके बाद आप उसका प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है। देखिए, सभी सोचा करते थे कि भारतीय फाइटर चुनौती पेश नहीं कर सकते, एक टाइम ऐसा हुआ करता था। इसी में केवल जीत के बारे में मैं सोच रही थी, ये कहना है पूजा का। मैंने दिखाया कि भारतीय फाइटर हराने वालों में शामिल नहीं है, यानी कि हम हार नहीं सकते, जब हम अपने पे आए तो हम करके दिखाते हैं, ये पूजा का कहना है। साइक्लोन के नाम से मशहूर है 30 वर्षीय पूजा ने पिछले वर्ष यूएफसी में अनुबंध किया था। वह मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई थी। तो पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि यूएफसी में जीत दर्ज करने वाली भारत की पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं, ये आप जान लीजिए। और पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता में वे भाग ले रही हैं और पहली बार में इस तरह का कमाल उन्होंने करके दिखाया। ये केवल मेरी जीत नहीं है, पूरे देश की जीत है, ये पूजा कहती नजर आई। बिल्कुल, देखिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व का पल होता है जब उसके जैकेट पर, जब उसके ट्रैक सूट पर इंडिया लिखा होता है, यानी वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ऐसे में यूएफसी जो कि मार्शल आर्ट्स का एक मिक्स फॉर्म है, कई सारी मार्शल आर्ट्स हमारे देश में हैं जिन्हें स्टूडेंट्स या फिर कहा जा सकता है जिन्हें स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसे में पूजा तोमर ने जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया, और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं पूजा तोमर, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि आखिर क्यों फाइटिंग में, अगर हम कहें, या फाइटर चैंपियनशिप्स में महिलाओं का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं हो पाता है, या भारत का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं हो पाता है। तो उसी क्रम में उन्होंने खुद को प्रैक्टिस के जरिए और शार्प किया, और जब बारी आई चमकने की तो महिलाओं के, क्योंकि कहा भी जाता है कि उड़ान भरने की देरी है, तो हौसला जो है वो बढ़ा, और वो इस कदर बढ़ा कि वो जो इंडिया नाम लिखा गया था उनके ट्रैक सूट पर, वो और ज्यादा शाइन किया। बाकी उसकी जो खुशी है ना, वो पूजा के चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आईआईटी में दाखिले के लिए काउंसलिंग में एक चरण हुआ कम, अब होंगे 5 चरण। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता दी है। आईआईटी मद्रास द्वारा कराई गई देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम 9 जून को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। तो परिणाम जारी होने के अगले दिन 10 जून से आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जेएफटीआई में प्रवेश के लिए जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस वर्ष जोसा काउंसलिंग के द्वारा 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी और 40 जेएफटीआई में प्रवेश किया जाएगा। जोसा काउंसलिंग का संपूर्ण शेड्यूल जारी है। संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, एक चरण इस काउंसलिंग के प्रोसीजर में कम कर दिया गया है। अब 5 चरण होंगे। पहले हालांकि इसमें 6 चरण हुआ करते थे। नए नियम, फीस पंजीकरण के साथ अग्रिम भुगतान का विकल्प जो है वो भी दे दिया गया है। इसके परिणाम जो है वो कल ही जारी हो गए थे, क्योंकि 9 जून कल था और कल इसके परिणाम जारी हुए थे, और आज से अब इस पर काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जोशा काउंसलिंग 2024 कुल 121 संस्थानों में करीब 56,000 सीटों पर दाखिले के लिए आज से विंडोज ओपन हो जाएंगी। तो आज से छात्र इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि आज से विंडो ओपन हो रही है 56,000 सीटों पर दाखिले के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाणिज्य मंत्रालय बजट में स्टार्टअप के लिए मांग कर सकता है, और देखिए इन तमाम बड़ी खबरों को किस तरीके से हमने जगह दी है, आपको बताया।
और इसी के साथ साथ देखिए हमारी कोशिश सुबह 8 बजे यही रहती है कि दिन भर की तमाम जो बड़ी खबरें होती हैं उन खबरों को हम बहुत आसानी से बहुत स्पष्ट शब्दों में आप तक पहुंच पाए, जिससे कि आप चाय की चुस्कियों के साथ खबरों का आनंद ले सकें और उसको समझ पाए कि किस तरीके से आज देश दुनिया में चल रहा है। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।